हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है कि आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारी मध्य प्रदेश भूगोल पार्ट 2 रहने वाली है। जो मध्य प्रदेश की भूगोल की मास्टर वीडियो है उसके अंतर्गत जो है हम फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत जो है मध्य प्रदेश के भूगोल से रिलेटेड मैंने आपको आधा जो है डिस्कशन कर लिया था। हाफ यहाँ तक जो है हम वनों से लेकर तो किस प्रकार के वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और उनको किस प्रकार से हम वर्गीकृत करते हैं, इस पर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट रहा है मध्य प्रदेश का भूगोल मास्टर वीडियो फर्स्ट, ठीक है। ये हमारी मध्य प्रदेश की भूगोल से रिलेटेड मास्टर वीडियो रहने वाली है सेकंड। ये सेकंड पार्ट रहने वाला है, जिसके अंतर्गत जो है आगे आप किस प्रकार से देखेंगे कि वनों का राष्ट्रीयकरण होता है, कितने प्रकार के जो वन आप देखें ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद हम प्रमुख उद्योग है ना, या प्रमुख जो आप देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान या फिर आप देखेंगे अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे बहुत सारे आपको राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को मिलते हैं, बहुत सारे अभ्यारण्य भी देखने को मिलते हैं। और किस प्रकार से आप देखेंगे वनों का वर्गीकरण, किस प्रकार से कृषि मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। और खास तौर पे आप देखेंगे क्षेत्र के आधार पर मैं आपको इसमें बताने वाला हूं कि क्षेत्र के आधार पर कृषि आपको कहाँ देखने को मिलेगी। और इसके बाद हम देखने वाले हैं कि जो नदियां हैं, नदियों पर जो परियोजनाएं चलती हैं, मतलब बांध बनाए जाते हैं, डैम बनाए जाते हैं, उस पर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो, मास्टर वीडियो मध्य प्रदेश भूगोल पार्ट 2। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वनों की वर्गीकरण, और वनों के वर्गीकरण में 4 प्रकार के वन मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहला उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन, उसके बाद उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, दूसरा प्रकार था ये। फिर तीसरा प्रकार मैंने आपको बताया था उष्णकटिबंधीय कटीले वन किस प्रकार से पाए जाते हैं ये भी मैंने बताया था। और उसके बाद था आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पहाड़ी वन, पहाड़ों पर पाए जाने वाले वन पहाड़ी वन। इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं वनों का राष्ट्रीयकरण। वनों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता अगर आप देखेंगे तो बीड़ी उद्योग में एक महत्वपूर्ण पत्ता बनता है जिसको बोलते हैं तेंदुपत्ता। इससे ही बीड़ी उद्योग में बीड़ी बनाई जाती है। तो तेंदुपत्ते की अगर हम बात करें तो तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण जो है 1964 में किया गया था। ये आपको याद रखना है नॉर्मल, ठीक है, कि 1964 में तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण किया गया था। फिर उसके बाद करें बांस, जो कि मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण आप देखेंगे वृक्ष आपको देखने को मिलता है बांस की अगर हम बात करें तो बांस का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1973 में। तो 1973 में बांस का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और 1975 में साल का वृक्ष है ना, साल के वृक्ष भी पाए जाते हैं, सागौन के वृक्ष भी पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, साल के वृक्ष भी पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें साल, तो साल का भी राष्ट्रीयकरण किया गया था और ये 1975 में किया गया था। तो ये 3 आपको याद रखना है। तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण 1964 में किया गया था। फिर उसके बाद आप देखेंगे बांस का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये 1973 में किया गया था। और उसके बाद हम देखेंगे कि बांस के बाद आप देखेंगे साल वृक्षों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया था 1975 में। तो ये डेट आपको याद रखनी है, जो राष्ट्रीयकरण के संबंध से एक इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार के वृक्ष जो है इंपॉर्टेंट है। देखिए सागौन एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे सागौन के जो वृक्ष होते हैं मध्य प्रदेश में, ये विश्व में सर्वोत्तम सागौन वृक्ष जो है, सबसे अच्छा सागौन वृक्ष अगर आप देखेंगे, सागौन की लकड़ियां अगर आप देखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण पाई जाती है मध्य प्रदेश में। तो एक इम्पॉर्टेंट आप देखेंगे वृक्ष बन जाता है सागौन वृक्ष। तो सागौन वृक्ष की बात करें तो विश्व का सर्वोत्तम सागौन पाया जाता है मध्य प्रदेश में, जो कि मुख्य रूप से काली मिट्टी में पाया जाता है। जहाँ काली मिट्टी अधिक मात्रा में होती है वहाँ सागौन वृक्ष देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद अगर देखेंगे सागौन के अधिकांश सागौन वृक्ष मध्य प्रदेश के बोरी घाटी होशंगाबाद के पास पड़ती है। बोरी घाटी में अधिकांश सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, मतलब अधिक मात्रा में सागौन के वृक्ष जो पाए जाते हैं वो बोरी घाटी पड़ती है आपकी होशंगाबाद जिले के पास, वहाँ पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। सागौन वृक्ष की अगर आप बात करें तो कुल जितने भी वृक्ष पाए जाते हैं इसमें 19.37% क्षेत्रफल पर केवल और केवल सागौन वृक्ष पाया जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के कुल वृक्षों में, जितने भी मध्य प्रदेश में वन पाए जाते हैं, उनके कुल क्षेत्रफल के
19.37% क्षेत्रफल में केवल और केवल सागौन वृक्ष ही पाए जाते हैं। तो अधिकांश क्षेत्रफल में सागौन वृक्ष पाए जाते हैं। साल वृक्ष की अगर हम बात करें, साल भी एक इम्पोर्टेंट वृक्ष हो जाता है, और इसकी अगर हम बात करें तो साल वृक्ष जो है बघेलखंड वाले क्षेत्र में पाया जाता है। बघेलखंड क्षेत्र और लाल पीली मिट्टी या लाल मिट्टी में पाई जाती है। देखो ये है आपका बघेलखंड, ये जो क्षेत्र मैं आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, मैंने आपको बताया था ये बघेलखंड वाला क्षेत्र है। और ये जो बघेलखंड वाला क्षेत्र है यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं सबसे ज़्यादा साल वृक्ष। ठीक है, साल वृक्ष जो होते हैं लाल मिट्टी में पाए जाते हैं, जो लगभग मध्य प्रदेश के कुल वनों के क्षेत्रफल में, कुल वन क्षेत्र के 4.15% क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। केवल और केवल 4.15% क्षेत्रफल, मतलब मध्य प्रदेश के कुल वन, मध्य प्रदेश में जितने भी वन पाए जाते हैं उसके कुल वनों के क्षेत्रफल में अगर आप देखेंगे तो 4.15% क्षेत्रफल में साल वृक्ष पाया जाता है। फिर अगर हम देखें मध्य प्रदेश में दूसरा स्थान रखता है साल वृक्ष पाए जाते हैं, मतलब मध्य प्रदेश में दूसरे स्थान पर साल वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये आपके इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। फिर इसके बाद बात करते हैं बांस, जो लंबे लंबे आपको देखने को मिलते हैं बांस के वृक्ष। बांस भी एक इम्पोर्टेंट वृक्ष है। अगर इसकी बात करें तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहलाते हैं। ये बांस जो होते हैं ना उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं। कौन से? बांस वन, जो मध्य प्रदेश में दूसरे स्थान पर पाए जाते हैं सिंगरौली, सीधी ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे कि सिंगरौली जिला और सीधी जिला, मतलब ये वाला क्षेत्र सिंगरौली और सीधी वाला जिला यहाँ आता है। ठीक है, तो यहाँ आपको ये जो है बांस देखने को मिलते हैं। बांस वृक्ष आपको इस क्षेत्रफल में अधिक देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके थे जो मैंने आपको बताया। अब देखिए इसके बाद आता है आपका प्रमुख संस्थाएं। मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे वनों से संबंधित, वन प्रबंधन से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी संस्थाएं हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर ली हुई है जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये भोपाल में है। 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये आपको बस नॉर्मली इसको याद रखना है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की बात करें तो ये भोपाल में स्थित है ना। और ये भोपाल में स्थित होने के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर बात करते हैं राज्य वन अनुसंधान संस्थान। राज्य वन अनुसंधान संस्थान, इसकी अगर हम बात करें तो ये जबलपुर में हो और 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर है ये? जबलपुर में हो और 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर बात करते हैं हम वन प्रबंधन तथा शिक्षा केंद्र। वन प्रबंधन तथा शिक्षा केंद्र, इसकी अगर हम बात करें तो ये हमको बालाघाट में देखने को मिलती है। वन प्रबंधन एवं शिक्षा केंद्र, जहाँ पर वनों से संबंधित अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी जाती हैं। तो वन प्रबंधन एवं शिक्षा केंद्र आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये आपको देखने को मिलता है बालाघाट, है ना। 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर बात करते हैं राज्य वन विकास निगम। राज्य वन विकास निगम, राज्य वन विकास निगम की अगर हम बात करें तो ये भोपाल में स्थित है। 31 अक्टूबर 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? राज्य वन विकास निगम भोपाल में है। 31 अक्टूबर 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट संस्थान थी जो मैंने आज आपको बताई है। ये आपको याद रखना है, डेट भी याद रखना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में किस प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। देखिए, चाहे आप बात करें राष्ट्रीय उद्यान की, चाहे आप बात करें अभ्यारण्य की, और उसके बाद आप चाहे किसी भी प्रकार के आरक्षित संरक्षित क्षेत्रों की बात करें, ये सभी के सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने के लिए कार्य करते हैं। अगर आपने देखा होगा तो कई प्रकार के अभ्यारण्य देखने को मिलते हैं, कई प्रकार के चिड़ियाघर भी हमको देखने को मिलते हैं जो कि जीव जंतुओं के और पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। उसी प्रकार से बहुत सारे हमको राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात आती है, सबसे पहले किसी भी क्षेत्र को जो है हम एक आरक्षित क्षेत्र बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको संरक्षित क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है, फिर उसको एक अभ्यारण्य के रूप में घोषित कर दिया जाता है, और धीरे धीरे जब उसमें और डेवलपमेंट होता है तो उसके बाद उसको एक जो है
राष्ट्रीय उद्यान बना दिया जाता है, मतलब नेशनल पार्क बना दिया जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि उस क्षेत्र पर जीव जंतुओं को जो है हानि ना पहुंचाई जाए, पेड़ पौधों को नष्ट ना किया जाए और पर्यावरण को भी नष्ट ना किया जाए। इसलिए उन क्षेत्रों को क्या किया जाता है, सुरक्षा प्रदान की जाती है, संरक्षण किया जाता है। ऐसे क्षेत्रों पर जीव जंतुओं को मारने के लिए जो है आप शिकार नहीं कर सकते, पेड़ पौधों को भी नहीं काट सकते। ये एक इंपॉर्टेंट विशेषता होती है, चाहे वो राष्ट्रीय उद्यान हो मतलब नेशनल पार्क हो या फिर वो अभ्यारण्य हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से आपको नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, मंडला में देखने को मिलता है और इसलिए भी इंपॉर्टेंट माना जाता है ये क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल देखने को मिलता है। लगभग 940 वर्ग किलोमीटर में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है, जो कि मंडला जिले के अंतर्गत आता है। कौन से जिले के अंदर आता है, मंडला जिले। मैं आपको जो है लोकेशन भी बताता चलूंगा। मंडला जिला आपको यहाँ कहीं देखने को मिलेगा और इस मंडला जिले में ही आपको क्या देखने को मिलेगा, कान्हा किसली नेशनल पार्क। तो कान्हा किसली नेशनल पार्क की अगर अब हम बात करें तो सबसे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा नेशनल पार्क हो जाता है ये, और साथ ही साथ जो है 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसको अगर हम देखें तो 1879 में वन आरक्षित क्षेत्र बनाया गया था। ये जो कान्हा किसली है ना, इस क्षेत्र को सबसे पहले वन आरक्षित क्षेत्र बनाया गया था और ये बनाया गया था 1879 में। 1879 में इसको वन आरक्षित क्षेत्र बनाया गया था। 1911 में इसको अभय वन बनाया गया था, अभय वन घोषित कर दिया था 1911 में। 1911 के बाद 1933 में इसको अभ्यारण्य बनाया गया था, 1933 में इसको अभ्यारण्य बनाया गया था। फिर 1955 में अगर हम बात करें तो 1955 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया था, कान्हा नेशनल पार्क बनाया गया था। फिर अगर आप देखेंगे कान्हा नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसको सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर में जोड़ा गया था। सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर में जोड़ा गया कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली, जिसको 1973-74 की अगर हम बात करें तो 1973-74 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था। ये एक विशेष बात है जो आपको कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल किया गया। साथ ही साथ इसकी महत्वपूर्ण विशेषता इसलिए है कृष्ण मृग और ब्रेडरी प्रजाति के यहाँ पर 12 सिंगा पाए जाते हैं। 12 सिंगा आपने देखा होगा, 12 सिंग वाले जो हिरण होते हैं वो हमको कान्हा किसली में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आपको कृष्ण मृग मतलब हिरण है ना, कृष्ण मृग एक प्रजाति है उनकी जिसको हम कृष्ण मृग कहते हैं। तो कृष्ण मृग की बात करें या फिर ब्रेडरी प्रजाति का हिरण जिसको बोलते हैं 12 सिंगा, ये भी आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलता है, मंडला के अंतर्गत आता है। कहाँ आता है, ये मंडला में आता है। तो ये आपको कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान देगा। फिर अगर हम बात करें मंडला में है ये, है ना, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे होलो घाटी, बंजर घाटी, ये सारी घाटियाँ आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगी, है ना। इसमें अगर आप देखेंगे तो पहले तो एक ये अभ्यारण्य के रूप में था। मैंने अभी आपको बताया कि 1933 में अगर देखेंगे तो ये एक अभ्यारण्य था। 1933 से लेकर तो 1955 तक ये अभ्यारण्य ही रहा, लेकिन 1955 में इसको क्या बना दिया गया, नेशनल पार्क बना दिया गया। तो जिस समय ये अभ्यारण्य था तो ये पहले राष्ट्रीय अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था, है ना। तो ये एक विशेष रूप से आपको याद रखना है और ये जो है एक महत्वपूर्ण चीज है इसके अंतर्गत जो आपको याद रखना है। कान्हा किसली नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो देखिए होलो घाटी आपको यहाँ देखने को मिलती है, होलो घाटी। बालाघाट आपको यहाँ देखने को मिलेगा ना, तो बालाघाट की एक छोटी सी घाटी है उसका नाम है होलो घाटी। वो होलो घाटी भी कान्हा किसली में ही सम्मिलित है, मतलब उसके अंतर्गत ही आती है। फिर उसके बाद आप देखेंगे मंडला में एक देखने को मिलती है बंजर घाटी। मंडला में एक यहाँ मंडला है, मंडला में आपको देखने को मिलेगी बंजर घाटी। वो बंजर घाटी भी कान्हा किसली नेशनल पार्क के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, ये दो घाटी आपको याद रखना है विशेष रूप से। जानवरों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर पाए जाते हैं। ये प्रमुख बाघ हैं या प्रमुख जीव जंतु हैं जो यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका नेशनल पार्क, कौन सा, कान्हा नेशनल पार्क। अब हम बात करते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सर्वाधिक बाघ
सर्वाधिक बाघ यहाँ पर पाए जाते हैं। मतलब सर्वाधिक बाघ किस आधार पर पाए जाते हैं? घनत्व के आधार पर। सबसे अधिक घनत्व के आधार पर बाघ कहीं पाए जाते हैं तो वो पाए जाते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सबसे अधिक यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? सबसे अधिक आपको यहाँ पर जो है बाघ देखने को मिलते हैं। उमरिया जिले में पाए जाते हैं ये, है ना। ये आपको कौन से जिले में देखने को मिलेंगे? तो ये आपको उमरिया जिले में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उमरिया जिले में आपको क्या याद रखना है? बांधव राष्ट्रीय उद्यान। बांधव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये उमरिया में आता है, तो ये आपको याद रखना है। बांधव राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्रफल की बात करें तो 449 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बांधव राष्ट्रीय उद्यान 449 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये आपको याद रखना है। जिसकी अगर हम बात करें, जिसको 1968 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था और 1933 में, है ना, देखो 1968 में 1968 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। 1933 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल कर दिया गया था। बाद में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल कर दिया गया। उमरिया में देखने को मिलेगा, ये उमरिया जिले में आता है ना। ये जो है आपका बांधव राष्ट्रीय उद्यान, ये कौन से जिले में आता है? उमरिया जिले में इसको स्थापित किया गया है, ये आपको याद रखना है। विशेष यहाँ पर जो जानवरों का संरक्षण किया जाता है वो बाघ है, तेंदुआ है, चीतल है, सांभर है आदि यहाँ पर जानवर पाए जाते हैं, ठीक है। तो बांधव राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है। एक विशेष चीज इसमें आपको ये याद रखनी है कि घनत्व के आधार पर सबसे ज्यादा बाघ बांधव राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं और बांधव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पाया जाता है उमरिया जिले में, ठीक है। ये मंडला जिले में पाया जाता है, कानाकेशली। अब इसके बाद हम बात करते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1968 में की गई थी। इसका कुल क्षेत्रफल की बात करें, देखिए ये है आपका बांधव राष्ट्रीय उद्यान। बांधव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये शिवपुरी में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? शिवपुरी में। बांधव राष्ट्रीय उद्यान हमको शिवपुरी में देखने को मिलता है, जो कि आप अगर देखेंगे शिवपुरी और थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा श्योपुर, दोनों की बाउंड्री पर हमको माधव राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। तो ये जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना 1968 में की गई थी, जिसका कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 333 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। शिवपुरी में ही इसकी स्थापना की गई थी। प्रमुख जानवर की अगर हम बात करें या प्रमुख जीव जंतु की जो हम बात करें जिनको बांधव राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण दिया जाता है वो आ जाते हैं आपके, जैसे कि नीलगाय हो गया, नीलगाय के बाद आपका लकड़बग्गा हो गया, भेड़िया हो गया, सियाल हो गया, चिंकारा हो गया, जंगली सुअर हो गए। ये आपको जानवर यहाँ देखने को मिलते हैं बांधव राष्ट्रीय उद्यान में। तो ये आपको इसमें एक विशेष चीज याद रखनी है। अच्छा, इसमें आपको एक मनहारी नदी भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मनहारी नदी आपको कौन से उद्यान में देखने को मिलती है? कौन से नेशनल पार्क में देखने को मिलती है? तो माधव नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलती है मनहारी नदी। यहाँ पर ही आपको इस पार्क के आस में ही, मतलब ये जो पार्क है इसके आसपास ही आपको एक नदी देखने को मिलेगी जिसका नाम है मनहारी नदी, ठीक है। इतनी चीज आपको इसमें याद रखनी है विशेष तौर पे। यहाँ पर नेशनल हाईवे भी निकलते हैं। वैसे ये जो आपका उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है जिसको हम कहते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ से आपको 2 नेशनल हाईवे भी देखने को मिलते हैं, NH3 और NH25। ये 2 नेशनल हाईवे इस पार्क से होते हुए जाते हैं, इस राष्ट्रीय उद्यान से होते हुए जाते हैं, है ना, NH3 और NH25। फिर हम अगर इसके बाद बात करते हैं, हमारा आता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। एक इंपॉर्टेंट उद्यान है, आपको याद रखना है, पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क की बात करें तो यह 293 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना सिवनी छिंदवाड़ा की सीमा पर की गई है। देखिए सिवनी छिंदवाड़ा आपको यहाँ देखने को मिलेगा, छिंदवाड़ा देखने को मिलेगा, सिवनी देखने को मिलेगा। इन दोनों के मध्य में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। ये जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है और महाराष्ट्र में की सीमा से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके अंतर्गत जो है एक गलियारी का निर्माण किया जा रहा है। गलियारी मतलब एक तरीके की बाउंड्री, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र के साथ लगी हुई है। अगर आप देखेंगे कि ये जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच नेशनल पार्क है, ये सिवनी और छिंदवाड़ा इन दोनों जिले की सीमा पर पाया जाता है। तो ये आपको नेशनल पार्क याद रखना है। इसकी कुछ सीमा
सिवनी जिले के साथ लगती है और कुछ इसकी जो है छिंदवाड़ा जिले के साथ रखती है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको इसमें याद रखना है। 1977 में इसको अभ्यारण्य बनाया गया था। 1977 में 1977 में इसको अभ्यारण्य बनाया गया था। और 1993 में अगर 1983 सॉरी है ना 1983 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। फिर अगर आप देखेंगे 1992 से लेकर तो 1993 के मध्य में इसको प्रोजेक्ट टाइगर से भी शामिल कर दिया गया था। तो अगर आप देखेंगे पेंच राष्ट्रीय उद्यान को 1977 में अभ्यारण्य बनाया गया। 1985 की बात करें अगर हम तो 1900 आप देखेंगे 1983 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। और 1992 से लेकर तो 1993 के मध्य में इसको प्रोजेक्ट टाइगर से शामिल कर दिया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे आपको राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेंगे जिनको प्रोजेक्ट टाइगर से शामिल कर दिया गया। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है कई बार, ये आपको इतना इसमें याद रखना है। ठीक है, अच्छा ये जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, इस पेंच राष्ट्रीय उद्यान में आपको मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ना, यहाँ का जो क्षेत्रफल है, यहाँ की जो स्थान है, इसको जो है मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है। कृष्ण मृगों की सर्वाधिक संख्या यहाँ पाई जाती है। सबसे अधिक कृष्ण मृग पाए जाते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। ये एक विशेष रूप से बात याद रखनी है। सबसे अधिक कृष्ण मृग सबसे अधिक पाए जाते हैं आपके पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, अगर हम बात करें मुख्य जीव तो यहाँ बाघ पाया जाता है, तेंदुआ पाया जाता है, गौर, सांभर, चीतल, नीलगाय, ये सारे जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। नीलगाय आपको विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे इसे इंदिरा गांधी प्रियदर्शनीय पार्क के नाम से भी जाना जाता है। एक इसका दूसरा नाम भी है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनीय पार्क। तो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनीय पार्क के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये विशेष रूप से आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं सतपुड़ा नेशनल पार्क की। सतपुड़ा नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो पूरा आपका सतपुड़ा वाला क्षेत्र आ जाता है ना। यहाँ से लेकर ये पूरा आपका सतपुड़ा मैं आपको बता चुका हूँ, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये पूरा सतपुड़ा का क्षेत्र है। तो सतपुड़ा नेशनल पार्क आ जाता है। इसकी अगर हम बात करें सतपुड़ा नेशनल पार्क की, इसका कुल क्षेत्रफल अगर आप देखेंगे 524 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। होशंगाबाद में मुख्य रूप से ये स्थापित है। होशंगाबाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा, नर्मदा नदी के सीमा, नर्मदा नदी के तट पर ही स्थित है आपका होशंगाबाद जिला। तो होशंगाबाद जिले में इसको स्थापित किया गया है। 1981 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। 1981 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया था। और 1999 से लेकर तो 2000 के मध्य में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल कर लिया गया था। किसको? सतपुड़ा नेशनल पार्क को। फिर इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें आपको बीहड़ पहाड़ियां देखने को मिलेंगी, चारों ओर आपको बीहड़ पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। सतपुड़ा नेशनल पार्क के चारों ओर आपको बीहड़ पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। एक विशेष रूप से आपको याद रखना है। देखिए पंचमढ़ी की बात करें तो पंचमढ़ी भी सतपुड़ा में ही पाया जाता है। और बोरी घाटी ये बोरी अभ्यारण्य, एक छोटा सा अभ्यारण्य है जिसको बोलते हैं बोरी अभ्यारण्य। ये बोरी अभ्यारण्य भी सतपुड़ा में ही पाया जाता है। और ये सतपुड़ा पूरा एक नेशनल पार्क है। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं जिनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो आपको याद रखना है 1981 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया था। पंचमढ़ी और बोरी अभ्यारण्य से घिरा हुआ है और इसके मध्य में ही इसको स्थापित किया गया है। प्रमुख जीव जंतुओं की बात करें अगर हम तो आपको तेंदुआ देखने को मिलता है, बाघ देखने को मिलता है, सांभर, चीतल, गौर, हिरण, लोमड़ी, ये आपको जंगली बिल्ली, भालू आदि जानवर आपको यहाँ देखने को मिलते हैं सतपुड़ा नेशनल पार्क में। ठीक है, ये विशेष रूप से याद रखना है। फिर आता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान या फिर पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क की बात करें तो ये आपको पन्ना जिले में देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन से जिले में देखने को मिलेगा? पन्ना जिले में देखने को मिलेगा। तो अगर आप पन्ना जिले में इसको देखेंगे तो ये आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? ये आप देखिए पन्ना और सतना के बीच में जो है पन्ना रीवा का पठार, तो वहाँ आपको ये जो है पन्ना नेशनल पार्क ये आपको देखने को मिलेगा। देखिए 543 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क की स्थापना यहाँ पर की गई है। एकमात्र रेप्टाइल पार्क की स्थापना यहाँ पर की गई है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये पन्ना नेशनल पार्क की विशेषता है, ये आपको याद रखना है। 1981 में इसको राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क बनाया गया था। 1981 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया था। और 1994 में अगर आप देखेंगे तो इसको प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल कर लिया गया था। किसको?
पन्ना नेशनल पार्क, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी नेशनल पार्क आपको जो देखने को मिलता है वो आप देखेंगे कुल इसका क्षेत्रफल, अगर आप देखेंगे कुल क्षेत्रफल 467 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये आपका संजय नेशनल पार्क। संजय नेशनल पार्क की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क था। वर्तमान में कान्हा नेशनल पार्क सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, परंतु हम अगर बात करें पहले संजय नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क था, परंतु जब 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ और उसके पश्चात छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो मध्य प्रदेश से अलग हो गया और एक नए राज्य के रूप में स्थापित हो गया, तो उसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो संजय नेशनल पार्क का कुछ भाग, संजय नेशनल पार्क का कुछ भाग कहाँ चला गया आपका छत्तीसगढ़ में। तो आप देखेंगे सीधी जिले में आपको देखने को मिलता है, सीधी जिले में आपको देखने को मिलता है संजय नेशनल पार्क। ये जो संजय नेशनल पार्क है इसका बहुत बड़ा क्षेत्रफल पहले मध्य प्रदेश के अंदर का आता था, परंतु वर्तमान में अधिकांश क्षेत्रफल इसका कहाँ चला गया है आपका, वो चला गया है छत्तीसगढ़ राज्य में। और अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में इसको घासीदास नेशनल पार्क, घासीदास नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। मतलब इसका जो क्षेत्र संजय नेशनल पार्क का जो क्षेत्र छत्तीसगढ़ में चला गया उसको वहाँ पर एक नया नेशनल पार्क बना दिया गया है और उसका नाम रखा गया है घासीदास नेशनल पार्क। तो ये एक विशेष बात है जो आपको इसके अंतर्गत याद रखना है। और ख़ास तौर पे आपको याद रखना है 1981 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, मतलब नेशनल पार्क बनाया गया था संजय नेशनल पार्क को, और 2008 और 2009 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल कर लिया गया था। तो ये आपको याद रखना है। सबसे अधिक चीतल यहाँ पर पाए जाते हैं, चीतलों की सबसे ज़्यादा संख्या आपको संजय नेशनल पार्क में देखने को मिलती है। फिर हम बात करते हैं दुधवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान या फिर दुधवा जीवाश्म नेशनल पार्क। इसकी अगर हम बात करें तो ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है, सबसे छोटा नेशनल पार्क इसको माना जाता है क्योंकि सबसे छोटा उसका क्षेत्रफल भी है। 0.27 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, केवल और केवल 0.27 वर्ग किलोमीटर में दुधवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान हमको देखने को मिलता है डिंडोरी में। कौन से जिले में देखने को मिलता है? डिंडोरी में। मंडला के पास ही आपको क्या देखने को मिलेगा? डिंडोरी। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो आपका दुधवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, सबसे कम क्षेत्रफल, सबसे छोटा नेशनल पार्क ये होता है आपका दुधवा जीवाश्म नेशनल पार्क, जो कि 0.27 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ना। और इसका सबसे छोटा अगर आप देखेंगे, सबसे छोटा अभ्यारण्य के रूप में भी इसको जाना जाता है। फिर अगर आप देखेंगे डिंडोरी जिले में इसको स्थापित किया गया है 1979 को, इसको नेशनल पार्क बना दिया गया था। 1979 में इसको नेशनल पार्क बना दिया गया था और यहाँ पर आप देखेंगे रेस्क्यू सेंटर की भी स्थापना की गई है। ठीक है, तो ये आपको डिंडोरी में विशेष रूप से याद रखना है, डिंडोरी में विशेष रूप से इसको याद रखना है। आपका कौन सा? दुधवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में है ना। हाँ, ये इतनी चीज़ आपको इसमें याद रखनी है। अब हम बात करते हैं वन विहार नेशनल पार्क। वन विहार नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो 4.45 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि भोपाल में आता है। कौन से जिले में आता है? भोपाल, जो कि एक राजधानी भी है मध्य प्रदेश की। यहाँ आपको देखने को मिलेगा वन विहार नेशनल पार्क। वन विहार नेशनल पार्क 4.45 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि भोपाल में इसको स्थापित किया गया है। इसको कहाँ पर स्थापित किया गया है? भोपाल में इसको स्थापित किया गया है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे सबसे बड़ी बात यहाँ पर रेस्क्यू सेंटर की स्थापना की गई है। वन विहार नेशनल पार्क में रेस्क्यू सेंटर की स्थापना की गई है। यहाँ पर जो है दूर दूर से जीव जंतुओं को लाया जाता है और उनको रेस्क्यू किया जाता है और उनको सुरक्षित रखा जाता है वन विहार नेशनल पार्क में। ठीक है, तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है जो आपको इसमें याद रखना है। फिर बात करते हैं डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान या फिर डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क। डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क की हम बात करें तो ये आपको धार जिले में देखने को मिलेगा। कौन से जिले में देखने को मिलेगा? धार जिले में। यहाँ पर डायनासोर के अगर देखेंगे तो जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। प्राचीन
लगभग 6 करोड़ वर्ष पुराने 6 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म प्राप्त हुए हैं डायनासोर के, इसलिए इसको डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और बहुत सारे जीवाश्म यहाँ पर पाए जाते हैं, जीव जंतुओं के बहुत सारे जीवाश्म जो हैं डायनासोर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। तो डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो 2010 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया था, ठीक है। और धार जिले में स्थापित किया गया है, 108 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 6.5 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म प्राप्त हुए हैं डायनासोर के, ये आपको याद रखना है। एक विशेष तथ्य तो आपको हर एक नेशनल पार्क से याद रखना है। फिर हम बात करते हैं पालपुन कुनो नेशनल पार्क। पालपुन कुनो नेशनल पार्क ये एक महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है जो कि शिवपुरी जिले में आता है। पालपुन कुनो नेशनल पार्क शिवपुरी जिले में आता है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, याद रखना है। अब देखिए पानपुर कुनो नेशनल पार्क की बात करें तो 1981 में तो इसको क्या बनाया गया था, नेशनल पार्क बनाया गया था। 1981 में नेशनल पार्क बनाया गया। 14 दिसंबर 2018 को इसको जो अगर आप देखेंगे 14 दिसंबर 2008 को अगर आप देखेंगे तो इसको नेशनल पार्क बनाया गया। 1981 में इसको अभयारण्य घोषित किया गया। तो पहले 1981 में इसको अभयारण्य बनाया गया, 14 दिसंबर 2008 को इसको नेशनल पार्क बना दिया गया। और अगर आप देखेंगे ये पालपुन कुनो नेशनल पार्क, इसकी अगर हम बात करें तो ये कुल जो है आपका 748 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 748 वर्ग किलोमीटर में फैला है। शिवपुरी जो कि ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है जिला, शिवपुरी जिले में इसको स्थापित किया गया है। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो पालपुन कुनो अभयारण्य, ये जो नेशनल पार्क है ना, 2 अभयारण्यों से मिलके बना है। ये जो नेशनल पार्क है ना आपका पालपुन कुनो नेशनल पार्क 2 अभयारण्यों से मिलकर बना है। पहला अभयारण्य है आपका पालपुर कुनो अभयारण्य जो कि शिवपुर में आता है, और दूसरा है करेरा अभयारण्य ये शिवपुरी में आता है। तो करेरा अभयारण्य और पालपुन कुनो अभयारण्य इन दोनों से मिलके ही पालपुन कुनो नेशनल पार्क की स्थापना की गई है। विशेष रूप से ये चीज़ याद रखना है। और यहाँ पर एशियाई शेरों को लाने की भी योजना चल रही है कि गुजरात का जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ से नेशनल जो है आप देखेंगे एशियाई शेर जो है पाए जाते हैं, उनको लाए जाने की योजना चल रही है। तो ये याद रखना है। अब इसके बाद ये तो हो गए आपके नेशनल पार्क जो मैंने आपको बताए हैं। अब हम बात करते हैं अभयारण्य। मध्य प्रदेश में किस प्रकार से अभयारण्य आपको देखने को मिलते हैं उस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं चारों ओर। अब देखिए अभयारण्य में सबसे बड़ा आपका आता है नौरादेही अभयारण्य। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा अभयारण्य माना जाता है नौरादेही अभयारण्य। किसी भी क्षेत्र को पहले अभयारण्य बनाया जाता है, उसके बाद उसको नेशनल पार्क बनाया जाता है। ये विशेष रूप से आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आता है नौरादेही अभयारण्य। नौरादेही अभयारण्य सागर जिले में आता है और 1194 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य इसको माना जाता है। 1975 में इसको स्थापित किया गया था, मतलब 1975 में इसको अभयारण्य बनाया गया था। ये आपको याद रखना है। खास तौर पे अगर आप देखेंगे तो 1975 में अगर ये देखेंगे सागर, दमोह, नरसिंहपुर, रायसेन, यहाँ तक पूरा इसका विस्तार है, यहाँ तक पाया जाता है। ये सागर में, दमोह, नरसिंहपुर जिला, रायसेन जिला, यहाँ पाया जाता है ना। फिर अगर बहुत सारे जीव जंतु भी पाए जाते हैं जैसे कि नीलगाय, कृष्ण मृग, चीतल आदि जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। बहुत सारी यहाँ पर नदियाँ भी बहती हैं। इस अभयारण्य के चारों ओर बहुत सारी नदियाँ पाई जाती हैं जैसे कि कोपरा, बाननेर, ब्यामी, बिरमा, ये नदियों के नाम है ना। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। कोरपा के बाद बामनेर के बाद आता है आपका बिरमा। ये प्रमुख नदियां हैं जो इस नौरादेही अभयारण्य के चारों ओर पाई जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो केन नदी की सहायक नदियां हैं, ये जो नदियों के नाम मैंने आपको बताए हैं ये सारी केन नदी के सहायक नदियां हैं, जो मैंने नदियों से रिलेटेड आपको बताया था। तो केन नदी की सहायक नदियां हैं ये आपको नौरादेही अभयारण्य याद रखना है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है। नौरादेही अभयारण्य सागर में है। फिर आता है आपका राला मंडल अभयारण्य। राला मंडल अभयारण्य की बात करें
तो 2.34 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य इसको माना जाता है राला मंडल अभ्यारण्य, जो कि इंदौर है, इंदौर जिले में, इंदौर संभाग में इसको स्थापित किया गया है। तो राला मंडल अभ्यारण्य की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है ये क्षेत्रफल के आधार पर, और इसको इंदौर में स्थापित किया गया है। ठीक है, देश का पहला लोमड़ी संरक्षण क्षेत्र इसको घोषित किया गया था, ये महत्वपूर्ण बात है। देश का सबसे पहला लोमड़ी संरक्षित क्षेत्र इसको घोषित किया गया था 2017 को। 2017 को सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे लोमड़ी संरक्षण यहाँ पर किया गया था, इसलिए इसको पहली बार, या देश का पहला लोमड़ी संरक्षण क्षेत्र इसको 2017 में घोषित किया गया है। फिर देखेंगे अगर मध्य प्रदेश का पहला जागरूकता केंद्र, मध्य प्रदेश का पहला जागरूकता केंद्र भी यहीं पर स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का दूसरा तितली घर, मध्य प्रदेश का दूसरा तितली घर वो भी यहीं पर स्थापित किया गया है। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आपको इसमें याद रखना है राला मंडल में, जो कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा अभ्यारण्य है। अब इसके बाद हम बात करते हैं खिबनी अभ्यारण्य। खिबनी अभ्यारण्य की बात करें तो खिबनी अभ्यारण्य, देखिए सबसे पहले तो आप समझिए कि नौरादेही अभ्यारण्य, नौरादेही जो अभ्यारण्य है ये मैंने आपको कहाँ बताया है, ये मैंने आपको बताया है सागर में आता है। ठीक है, तो अभ्यारण्य को जो है मैं दूसरे कलर से आपको बता देता हूँ। सागर में आपको देखने को मिलेगा नौरादेही अभ्यारण्य, और उसके बाद आता है आपका कौन सा, राला मंडल अभ्यारण्य, जो कि इंदौर संभाग में देखने को मिलेगा। फिर आता है आपका खिबनी अभ्यारण्य, 1975 में इसको अभ्यारण्य घोषित किया गया था खिबनी अभ्यारण्य को। और खिबनी अभ्यारण्य की अगर हम बात करें, देवास जिले में रहता है ये। बालगंगा नदी के चारों ओर, बालगंगा नदी और चंद्रशेखर नदी, दो नदियां यहीं से निकलती हैं। ठीक है, और ये आपका देवास जिले में आता है, देवास जिले में आता है आपका। और सबसे बड़ी इसकी विशेषता क्या हो जाती है, सबसे बड़ी इसकी विशेषता ये हो जाती है कि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर दो नदियों का उद्गम स्थल है। कौन कौन सी वो दो नदियाँ हैं, नदियों के नाम आपको याद रखना है, बालगंगा नदी और बालगंगा नदी के बाद चंद्रशेखर नदी, दो नदियों का उद्गम स्थल है खिबनी अभ्यारण्य। तो खिबनी अभ्यारण्य आपको इसलिए याद रखना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं खिबनी अभ्यारण्य के बाद आपका आता है सरदारपुर अभ्यारण्य। सरदारपुर अभ्यारण्य, इसको जो है 1983 में स्थापित किया गया था, 1983 में इसको स्थापित किया गया था। सरदारपुर अभ्यारण्य को 1983 में स्थापित किया गया था, ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर खारमोर पक्षियों का विशेष रूप से संरक्षण किया जाता है, खारमोर पक्षी का विशेष रूप से इसमें संरक्षण किया जाता है। और अगर आप देखेंगे सरदारपुर अभ्यारण्य की बात, तो देखिए 2005 में दुधराज, सुल्तान, बुलबुल का भी यहाँ पर संरक्षण प्रारंभ कर दिया गया था। देखिए सबसे पहले तो आप समझिए सुल्तान, बुलबुल और दुधराज ये बहुत विशेष प्रकार के पक्षी हैं। ठीक है, और इनका संरक्षण सरदारपुर अभ्यारण्य में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। धार जिले में इसको स्थापित किया गया है, तो धार जिले में ही आपका सरदारपुर अभ्यारण्य पाया जाता है। ठीक है, धार जिले में कौन सा, सरदारपुर अभ्यारण्य। ठीक है, और इसको 1983 में स्थापित किया गया था। फिर आता है सैलाना अभ्यारण्य। सैलाना अभ्यारण्य, सैलाना अभ्यारण्य को भी 1983 में स्थापित किया गया था। यह अभ्यारण्य आपको रतलाम जिले में देखने को मिलता है। खारमोर पक्षी, दुधराज पक्षी, सुल्तान पक्षी, बुलबुल पक्षी, इन पक्षियों का यहाँ पर संरक्षण किया जाता है। और रतलाम जिले में कहाँ पाए जाते हैं, ये आपका पाया जाता है रतलाम जिले में। सैलाना अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है, रतलाम अभ्यारण्य है ना, सैलाना अभ्यारण्य पाया जाता है रतलाम जिले में, आपको ये विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर विशेष प्रकार के पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं जो सैलाना अभ्यारण्य है यहाँ पर। फिर आता है आपका करेरा अभ्यारण्य। करेरा अभ्यारण्य मैं आपको अभी बता चुका हूँ, ये शिवपुरी में है। करेरा अभ्यारण्य कहाँ है आपका, शिवपुरी में। तो शिवपुरी में देखने को मिलता है आपको करेरा अभ्यारण्य। 1981 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सोन नदी या सोन चिड़िया का जो है संरक्षण प्रारंभ कर दिया गया था। तो 1981 में सोन चिड़िया का संरक्षण यहाँ प्रारंभ कर दिया गया था। भारतीय उल्लू, भालू, चीता, नीलगाय, सांभार ये प्रमुख जीव जंतु हैं जो यहाँ पाए जाते हैं, और इनका संरक्षण भी यहीं किया जाता है। फिर इसके बाद आता है आपका चंबल अभ्यारण्य। चंबल अभ्यारण्य आपका ये पूरा चंबल नदी वाला क्षेत्र, ये पूरा कहलाता है आपका चंबल अभ्यारण्य। यहाँ से पूरा चंबल अभ्यारण्य लगता है ना, जैसे कि भिंड हो गया, मुरैना हो गया, ये पूरा चंबल अभ्यारण्य है। चंबल अभ्यारण्य को अगर आप देखेंगे तो
78 में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल संरक्षण क्षेत्र माना जाता है। घड़ियालों का विशेष रूप से यहाँ पर संरक्षण किया जाता है चंबल अभ्यारण्य में, ये आपको याद रखना है। डॉल्फिन भी यहाँ पाई जाती हैं, मगरमच्छ भी पाए जाते हैं, कछुए भी पाए जाते हैं, बहुत सारे से जीव जंतुओं का संरक्षण यहाँ पर किया जाता है। ये आपको इस विशेष रूप से जो है इसके अंतर्गत याद रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका जो चंबल अभ्यारण्य है, ये मध्य प्रदेश में तो है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी फैला हुआ है और राजस्थान में भी फैला हुआ है। चंबल अभ्यारण्य का कुछ क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में भी पाया जाता है, कुछ राजस्थान में भी पाया जाता है। ये जो चंबल अभ्यारण्य है इसका छोटा सा क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में भी पाया जाता है, उत्तर प्रदेश के इटावा में और राजस्थान में भी पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है आपका कैन अभ्यारण्य। कैन अभ्यारण्य को 1981 में स्थापित किया गया था, छतरपुर और पन्ना के पास पाया जाता है। छतरपुर और पन्ना, ये छतरपुर और पन्ना, ठीक है, ये कैन अभ्यारण्य है। ये छतरपुर है आपका, यहाँ आपका पन्ना आता है, तो ये है जो आपका पूरा फैला हुआ है, इसको बोलते हैं हम कैन अभ्यारण्य। कैन अभ्यारण्य को अगर देखोगे तो 1981 में स्थापित किया गया था और 2017 से गिद्धों का संरक्षण यहाँ प्रारंभ कर दिया गया। गिद्ध जो होते हैं ना, गिद्धों का संरक्षण कहाँ किया जाता है, गिद्धों का संरक्षण किया जाता है 2017 से प्रारंभ कर दिया गया था कैन अभ्यारण्य में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद आता है आपका सोन घाटी अभ्यारण्य। सोन घाटी अभ्यारण्य पूरी सोन नदी, अमरकंटक से जो सोन नदी निकलती है ना, वो कहलाता है आपका सोन घाटी अभ्यारण्य। सोन घाटी अभ्यारण्य की बात करें तो शहडोल सीधी में इसको स्थापित किया गया है। खास तौर पे अगर आप शहडोल देखेंगे ना, शहडोल और सीधी, ये शहडोल तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा अनूपपुर के पास, और यहाँ आपको सीधी देखने को मिलेगा, तो शहडोल और सीधी के आसपास आपको देखने को मिलता है सोन घाटी अभ्यारण्य, ठीक है। 1981 में इसको भी स्थापित किया गया था, है ना। केचुए की विशेष प्रकार की प्रजातियां या सबसे ज़्यादा प्रजातियां केचुए की यहीं पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा प्रजातियां केचुए की पाई जाती हैं आपकी सोन घाटी अभ्यारण्य में। बहुत से प्राचीन केचुए की प्रजातियां पाई जाती हैं, ये आपको इसमें विशेष रूप से याद रखना है। फिर आपका जो नेक्स्ट आता है वो आता है सिधौरी अभ्यारण्य। सिधौरी अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो ये आपको 1976 में इसको रायसेन में स्थापित किया गया था, है ना। 1976 में इसको रायसेन जिले में स्थापित किया गया था। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है मृगनेंद्र नाथ की गुफाएं, आपने सुना होगा नाम, मृगनेंद्र नाथ की गुफाएं यहाँ पर विशेष रूप से पाई जाती हैं। फिर आता है आपका रातापाली अभ्यारण्य। रातापाली अभ्यारण्य भी आपको रायसेन में ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो रायसेन विशेष रूप से आपको याद रखना है, रायसेन में रातापाली अभ्यारण्य भी देखने को मिलता है। और आपको एक जो आपको देखने को मिल रहा है वो होता है सिधौली अभ्यारण्य। तो रातापाली अभ्यारण्य और सिधौली अभ्यारण्य ये दोनों आपको कहाँ, रायसेन जिले में देखने को मिलते हैं। रायसेन जिले में इसको 1976 में स्थापित किया गया था। एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य इसको माना जाता है जिसको प्रोजेक्ट टाइगर में स्थापित किया गया है ना। सबसे अगर आप देखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल किया गया है। एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है, आप समझिए इस चीज को, एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जिसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। फिर आता है संजय डुबरी अभ्यारण्य। संजय डुबरी अभ्यारण्य आपका सीधी जिले में ही आता है, सीधी जिले में आता है संजय डुबरी अभ्यारण्य। संजय डुबरी अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो संजय डुबरी अभ्यारण्य को सीधी जिले में 1975 में स्थापित किया गया था। यहाँ पर गोहद, बनास, सोन जैसी प्रमुख नदियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी नदियाँ? सीधी में आप देखेंगे तो गोहद, बनास, सोन ऐसी नदियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं संजय डुबरी नेशनल पार्क में। इसके बाद ये तो हो गए आपके प्रमुख रूप से अभ्यारण्य जो मैंने आपको संजय डुबरी अभ्यारण्य तक बताए। यहाँ पर आप अभ्यारण्य भी देख सकते हैं और नेशनल पार्क भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में खनिज या मध्य प्रदेश में किस प्रकार से खनिज संपदा पाई जाती है। वैसे तो मध्य प्रदेश में देखेंगे संपूर्ण क्षेत्रफल में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, फिर भी हम एक विशेष रूप से इसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें तो खनिज संप्रदाय की दृष्टि से मध्य प्रदेश अगर आप देखेंगे तो भारत में 8 प्रमुख खनिज मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं जो कि भारत के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे 8 प्रमुख खनिज मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अब कौन कौन से हैं तो इस पर भी देख लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश खनिज के उत्पादन में
अगर आप देखेंगे खनिज के उत्पादन में चौथा स्थान रखता है। उत्पादन की दृष्टि से अगर आप देखेंगे, उत्पादन की दृष्टि अलग होती है और भंडारण की दृष्टि अलग होती है। आपको पता होना चाहिए कौन सा जिला कितना उत्पादन कर रहा है वो उत्पादन कहलाता है, परंतु उसको कितना एकत्रित किया हुआ है वो उसका भंडारण कहलाता है। तो अगर आप देखेंगे उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश चौथा स्थान रखता है, और वहीं देखेंगे मध्य प्रदेश खनिज के उत्पादन में तो चौथा स्थान रख रहा है, लेकिन उत्पादन मूल्य एवं राजस्व प्राप्ति के स्थान पर मध्य प्रदेश दूसरा स्थान रखता है। मतलब खनिज के आधार पर मध्य प्रदेश को अधिक राजस्व प्राप्त हो जाता है, अधिक पैसा प्राप्त हो जाता है। अब कौन कौन से खनिज हैं इंपॉर्टेंट वो देख लीजिए। सबसे पहले आता है आपका लोहा अयस्क। लोहा अयस्क पाया जाता है मंडला बालाघाट जिले में। लोहा अयस्क ये मंडला और बालाघाट जिले में पाया जाता है लोहा अयस्क। फिर देखेंगे उसके बाद मैग्नीज। मैग्नीज पाया जाता है बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, खरगोन। बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ आपका इधर आएगा और खरगोन यहाँ आएगा, तो झाबुआ और खरगोन यहाँ आपके पाया जाता है मैग्नीज खनिज। फिर देखिए टंगस्टन, आगल मालगांव में टंगस्टन पाया जाता है। सुरमा जो होता है ना, विशेष रूप का खनिज होता है एक सुरमा पाया जाता है जबलपुर में। सीसा पाया जाता है जबलपुर में, होशंगाबाद में, झाबुआ में। सीसा पाया जाता है आपका होशंगाबाद में, और होशंगाबाद के बाद आप देखेंगे दतिया में, है ना। सीसा जबलपुर में, होशंगाबाद में, झाबुआ में, दतिया में यहाँ पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं बॉक्साइड। तो बॉक्साइड करेरा में पाया जाता है। करेरा कहाँ है? कटनी, अमरकंटक, डिंडोरी, यहाँ आपको बॉक्साइट अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। तो बॉक्साइट जो है वो आपको कटनी, अमरकंटक, डिंडोरी यहाँ देखने को मिलता है। अभ्रक इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए भी अभ्रक इंपॉर्टेंट है। तो अभ्रक की अगर हम बात करें तो अभ्रक हमको बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, झाबुआ, इंदौर ऐसे जो है जिलों में देखने को मिल जाता है। फिर आता है चूना पत्थर कटनी, सतना, जबलपुर, धार, रीवा, यहाँ चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है, कहाँ कटनी, सतना, जबलपुर, धार, रीवा, यहाँ ये वाला क्षेत्र तो इम्पोर्टेंट है चूना पत्थर के लिए। जबलपुर के आसपास, कटनी के आसपास अधिक मात्रा में चूना पत्थर पाया जाता है। फिर उसके बाद लेटेराइट जो होता है ना वो पाया जाता है डिंडोरी में। फिर आता है डोलोमाइट पाया जाता है झाबुआ में। तांबा पाया जाता है मलाजखंड बालाघाट में इंपॉर्टेंट है खाना। इसकी तो आप देखेंगे तो विशेष रूप से जो तांबा पाया जाता है ना वो बालाघाट में ही पाया जाता है ना। विशेष प्रकार के तांबा अगर आपको प्राप्त होते हैं तो कहाँ से प्राप्त होते हैं? वो बालाघाट से प्राप्त होते हैं। सागर में भी आपको तांबा देखने को मिलता है, तो सागर याद रखना है और विशेष रूप से कटनी याद रखना है, कटनी और होशंगाबाद। तो आपको 4 नाम याद रखना है तांबे के लिए। बालाघाट याद रखना है, उसके बाद आपको सागर जिला याद रखना है, कटनी, होशंगाबाद ये आपको याद रखना है। कोयले की बात करें अगर हम, तो कोयला शहडोल में पाया जाता है, सिंगरौली जिले में पाया जाता है, छिंदवाड़ा जिला, होशंगाबाद जिला, बैतूल जिला, यहाँ आपको पाया जाता है कोयला। फिर आता है रॉक फास्फेट पाया जाता है झाबुआ में, छतरपुर में, सागर में, यहाँ रॉक फास्फेट पाया जाता है। तो झाबुआ, छतरपुर, सागर यहाँ पाया जाता है रॉक फास्फेट के बाद आता है संगमरमर की जो चट्टानें होती है ना वो जबलपुर में सफ़ेद चट्टानें पाई जाती हैं, सफ़ेद। ग्वालियर में रंगहीन पाई जाती हैं, रंगीन संगमरमर की चट्टानें, है ना, जिसका रंग होता है। तो रंगीन संगमरमर की चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी, वो ग्वालियर में देखने को मिलेंगी। लेकिन फिर भी बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा यहाँ पर भी आपको संगमरमर की चट्टानें देखने को मिलती हैं। खास तौर पे जबलपुर में और ग्वालियर में तो संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं। लेकिन आपको ये नाम भी याद रखना है, बैतूल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर यहाँ पर भी संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं। प्रदेश में संगमरमर जो है वो आर्कियन युग की चट्टानों से ही प्राप्त होते हैं। मैंने आपको चट्टानें बताई थी, उसमें मैंने आपको बताया था सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीन चट्टान जो होती है वो होती है आर्कियन चट्टान, और इन आर्कियन चट्टानों से ही संगमरमर का निर्माण होता है। आपको याद रखना है। अब इसमें बहुत सारे विशेष तथ्य हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी आप समझते चलिए। देखिए, पन्ना जिले में भोगन नदी की घाटी के चारों ओर पन्ने जिले में हीरे पाए जाते हैं। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश हीरे के उत्पादन में हमेशा प्रथम स्थान रखता है और अत्यधिक मात्रा में हीरे पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। खास तौर पे पन्ना जिले का जो क्षेत्र है वहाँ पर हीरे पाए जाते हैं। तो भोगन
भोगन नदी घाटी, यहाँ पर हीरा पाया जाता है पन्ना जिले में। फिर उसके बाद देखेंगे मझगांव में भी हीरा पाया जाता है। कोटारिया, सतना, कोटारिया कहाँ पड़ता है आपका? सतना जिले में। तो सतना जिले में भी आपको हीरे देखने को मिलते हैं, यहाँ से भी हीरे प्राप्त किए जाते हैं। औरंगाबाद, छतरपुर, औरंगाबाद कहाँ आता है? छतरपुर में भी हीरे की खानें, जबलपुर से भी हीरे की खानें, बहुत सारी खानें हमको मध्य प्रदेश में देखने को मिलती हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सोहागपुर है ना, सोहागपुर जो है हमारा, जो कि शहडोल में आता है, सोहागपुर शहडोल जिले में आता है सोहागपुर, यह सबसे विशाल और सबसे बड़े कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो कोयला का भंडार सोहागपुर शहडोल में आपको याद रखना है ना। ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट को काला सीसा कहा जाता है। ग्रेफाइट जो आप देखेंगे कार्बन का ही एक अपर रूप है या कहीं कोयले का ही एक अपर रूप है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट को क्या कहा जाता है? काला सीसा कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि कोयले के उत्पादन में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है, कोयले के उत्पादन में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। फिर उसके बाद देखेंगे चूना पत्थर कैलकीरियन चट्टानों से प्राप्त होता है। चूना पत्थर कैलकीरियन चट्टानों से प्राप्त होता है चूना पत्थर। चूने पत्थर की बात करें, मध्य प्रदेश में प्रथम खनिज नीति 1995 में घोषित की गई थी। मध्य प्रदेश की प्रथम खनिज नीति 1995 में घोषित की गई थी। कोयले की देखो सबसे मोटी परत, मतलब 136 मीटर मोटी परत कोयले की पाई जाती है मध्य प्रदेश में, सिंगरौली जिले में। ये आप देखेंगे यहाँ पर सिंगरौली जिले में आप समझ सकते हैं कि 136 मीटर मोटी कोयले की परत पाई जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है मध्य प्रदेश की। अब ये तो हो गए आपके मध्य प्रदेश में किस प्रकार खनिज पाए जाते हैं, किस किस प्रकार से खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वो मैंने आपको बताया। एक बार आप उसको रिवाइज करेंगे तो सारी चीज़ें एक बार और आपकी याद हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में फसल किस प्रकार से कहाँ कहाँ फसल पाई जाती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रबी की फसल की। सभी को पता है रबी की फसल के अंतर्गत क्या आता है और खरीफ की फसल के अंतर्गत क्या आता है और जायद की फसल में क्या आता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर फसलों के बारे में बता दूंगा मैं। सबसे पहले रबी की फसल, गेहूँ, चना, मटर, राई, सरसों, अलसी, मसूर, ये सब आता है रबी की फसल में। फिर बात करते हैं खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल में चावल, सोयाबीन, कपास, गन्ना, मूंगफली, ज्वार, मक्का, सूर्यमुखी, ये सभी आता है आपका किसके अंतर्गत? खरीफ की फसल में। फिर बात करते हैं जायद की फसल। तो जायद की फसल में आप देखेंगे लौकी, ककड़ी, खीरा, तरबूज, ये आपका किस में आता है? तरबूज, खरबूजा, ये सब आता है आपकी जायद की फसल में। तो ये 3 फसलें आपको याद रखना है, कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं, ये सारी डिटेल में मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो वो वीडियो देख लेना एक बार आप। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ फसलें कैसी पाई जाती है। देखिए गेहूँ के उत्पादन में बात करें तो गेहूँ के उत्पादन की दृष्टि में अगर आप देखेंगे, गेहूँ उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश प्रमुख रबी की फसल है। गेहूँ कौन सी फसल है? रबी की फसल है। और अगर देखेंगे उत्पादन में मालवा का क्षेत्र, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, रतलाम, गुना, जबलपुर, देवास, कटनी, ये प्रमुख जिले हैं जहां पर गेहूं उत्पादित किया जाता है। और होशंगाबाद भी आपको याद रखना है। तो ये वाला क्षेत्र देखिए, मालवा वाला क्षेत्र, यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। ये पूरा मालवा का पठार है, मैंने आपको बताया था। ये जो पूरा मालवा का पठार है, यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ गेहूँ अधिक मात्रा में होता है। उज्जैन, पूरा उज्जैन जिला, उज्जैन संभाग, पूरा इंदौर संभाग, यहाँ गेहूं अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। तो ये आपको याद रखना है। काली और जड़ोद मिट्टी, काली जड़ोद मिट्टी में आपको गेहूं देखने को मिलता है। जड़ोद मिट्टी तो यहाँ पाई जाती है और काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है। यहाँ गेहूं अधिक मात्रा में होता है। ठीक है। देश के कुल गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश का 15%, जो देश का कुल गेहूं का उत्पादन होता है उसमें 15% उत्पादन तो मध्य प्रदेश द्वारा ही किया जाता है। मतलब गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भारत के लिए, क्योंकि 15% गेहूं का उत्पादन करता है मध्य प्रदेश, गेहूं का, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं चावल। चावल की बात करें तो इसके प्रमुख क्षेत्र में बालाघाट आता है, सीधी आता है, सिंगरौली आता है, बैतूल आता है, रीवा, सतना, भिंड, ये प्रमुख जिले आते हैं जहां चावल का उत्पादन किया जाता है। खास तौर पे चावल के लिए बालाघाट याद रखिए। बालाघाट है ना, बालाघाट इधर है, सीधी आपका इधर आ जाएगा, बालाघाट, सीधी, सिंगरौली यहाँ आ जाएगा,
छतरपुर छिंदवाड़ा यहाँ आ जाएगा और भिंड मुरैना यहाँ आ जाएगा। यहाँ चावल के अधिक उत्पादन किया जाता है, तो ये ज़िले आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं मक्का। तो गेहूं और चावल के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट फसल आती है मध्य प्रदेश में तो वो आता है मक्का। मक्के के उत्पादन की बात करें तो अगर आप देखेंगे प्रमुख उत्पादन क्षेत्र में झाबुआ, छिंदवाड़ा, धार, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, कौन कौन से जिले हो जाएंगे? झाबुआ, छिंदवाड़ा, धार, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, राजगढ़ आदि जिलों में प्रमुख रूप से मक्का पाया जाता है। पूरा आप ये वाले जिले समझ लीजिए। यहाँ पर विशेष रूप से मक्के का उत्पादन किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है ना। और ख़ास तौर पे क्या होती है, कम उपजाऊ भूमि पर भी मक्का लगाया जा सकता है ना। इसके लिए ज़्यादा उपजाऊ भूमि की आवश्यकता नहीं होती है। ऊबड़ खाबड़ स्थान भी अगर है तो वहाँ पर भी जो है मक्के को आसानी से उगाया जा सकता है, ये इसकी एक विशेष बात होती है। फिर बात करते हैं ज्वार। ज्वार की बात करें तो राज्य की चौथी सबसे महत्वपूर्ण फसल माना जाता है। राज्य की चौथी सबसे महत्वपूर्ण फसल जौ को माना जाता है। ज्वार की बात करें तो उत्पादन की दृष्टि में मध्य प्रदेश दूसरा स्थान रखता है। मध्य प्रदेश जौ के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है, ये आपको याद रखना है। फिर बात करें रबी और खरीफ दोनों फसलों के अंतर्गत इसको रखा जाता है। जौ जो होता है या जौ की जो खेती होती है उसको अगर आप देखेंगे, ज्वार की जो खेती होती है उसको रबी और खरीफ दोनों मौसमों में आसानी से उगाया जा सकता है। इसके कुछ जिले हैं वो देखिए, मंदसौर है, रतलाम है, इंदौर है, उज्जैन है, राजगढ़ है, शाजापुर है, देवास, खंडवा, गुना, विदिशा, शिवपुरी, अशोकनगर, ये प्रमुख जिले हैं जहां पर आपको जौ देखने को मिलता है। मतलब ये वाला आपका मालवा का क्षेत्र और उच्च मध्य भूमि, ये वाला क्षेत्र और ये मालवा का क्षेत्र, ये क्षेत्र है, यहाँ सबसे ज़्यादा जौ का उत्पादन किया जाता है। फिर बात करते हैं बाजरा। बाजरा की बात करें तो ये खरीफ की फसल है। बाजरा जो है वो एक खरीफ की फसल है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये हो जाती है कि आप देखेंगे तो ये श्योपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर जैसे जिलों में पाया जाता है बाजरा। मतलब ये वाला जो एरिया है यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाजरे का उत्पादन किया जाता है। फिर इसके बाद आपको बात आता है चना। चना सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र माना जाता है। चने का सबसे ज़्यादा उत्पादन अच्छी मात्रा में मध्य प्रदेश में किया जाता है। सर्वाधिक दलहन महत्वपूर्ण फसल इसको माना जाता है। मुख्य रूप से होशंगाबाद, नरसिंहपुर, गुना, विदिशा, उज्जैन, मंदसौर, धार, भिंड, मुरैना, श्योपुर, रीवा आदि जिलों में चने का उत्पादन किया जाता है। फिर अरहर की बात करें तो ये कपास और ज्वार के साथ बोई जाने वाली एक विशेष प्रकार की फसल होती है अरहर, जिसको आप कपास और ज्वार के साथ लगा सकते हैं। ठीक है, दालों में दूसरा स्थान रखती है ये अरहर। मध्य प्रदेश में बैतूल जिला, छिंदवाड़ा जिला, जबलपुर, नरसिंहपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, इंदौर, देवास, रीवा ऐसे जिलों में, सतना जिला, शहडोल जिला ऐसे जिलों में अरहर को लगाया जाता है। ठीक है, फिर आता है तिलहन। तिलहन की अगर हम बात करें तो तिलहन में आप देखेंगे तिलहन भी मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और तिलहन पूरे भारत में तिलहनों के उत्पादन में मध्य प्रदेश दूसरा स्थान रखता है तिलहन के उत्पादन में। तो एक विशेष रूप से आपको ये चीज़ याद रखनी है। फिर इसके बाद आप देखते हैं सोयाबीन। सोयाबीन में मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन करता है। ठीक है, मध्य प्रदेश सोयाबीन के उत्पादन में पहला स्थान रखता है, इसलिए इसको सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। लगभग 51% आप समझ सकते हैं कुल सोयाबीन का 51% सोयाबीन का उत्पादन तो मध्य प्रदेश में ही किया जाता है। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ है ये सोयाबीन, आपको याद रखना है। फिर आता है अलसी। तो रबी की प्रमुख फसल अलसी को माना जाता है। रीवा में इसको मुख्य रूप से उगाया जाता है, तो अलसी केवल आपको रीवा जिले में याद रखना है। फिर आता है तिल। तिल की अगर हम बात करें तो ये रबी और खरीफ दोनों की फसल है। बुंदेलखंड और बघेलखंड में इसको लगाया जाता है। बुंदेलखंड और बघेलखंड में तिल फसलों को लगाया जाता है। जौ की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जौ का उत्पादन गुना जिले में किया जाता है। ये यहाँ समझिए, अब ये है गुना, यहाँ अशोकनगर है, ये गुना जिला और उसके साइड में अशोकनगर। तो गुना जिले में सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो जौ का उत्पादन किया जाता है। फिर आता है मसाला। तो मसाला के उत्पादन में देश में चौथा स्थान रखता है मध्य प्रदेश। मसालों के उत्पादन में देश में चौथा स्थान रखता है मध्य प्रदेश, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सा स्थान रखता है? चौथा स्थान रखता है। अब इसके बाद ये तो हो गई आपकी प्रमुख फसलें जो मैंने आपको बताया था किन किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं।
अब हम बात करते हैं प्रमुख परियोजनाएं जो कि नदियों के ऊपर बसाई जाती हैं, जिसके अंतर्गत बांध बनाए जाते हैं, डैम बनाए जाते हैं। जो ये परियोजनाएं बांध परियोजना बोलते हैं जिसको, चाहे वो चंबल नदी हो, चाहे वो नर्मदा नदी हो, चाहे वो ताप्ती नदी हो, इन पर जो है, या सोन नदी हो, जिस पर आप देखेंगे बहुत सारे बांध बनाए गए, तो उसको बोलते हैं बांध परियोजना। तो थोड़ा सा उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख परियोजना, तो अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख परियोजना में जैसे कि एक आती है आपकी चंबल घाटी परियोजना। कौन सी? चंबल घाटी। चंबल नदी आपकी जाना पावा पहाड़ी से निकलती है, महू के जाना पावा पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी, और ये उत्तर की ओर जाती है और उत्तर प्रदेश में जाके यमुना नदी में जाके मिल जाती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। चंबल नदी ये निकलती है आपकी जाना पावा पहाड़ी से, महू से, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आपको गांधी सागर बांध देखने को मिलेगा। कौन सा बांध? गांधी सागर बांध। फिर आपको यहाँ पर एक बांध देखने को मिलेगा और एक बांध आपको यहाँ देखने को मिलेगा। 3 इंपॉर्टेंट बांध आपको इसमें याद रखना है। इसको बोलते हैं गांधी सागर बांध। फिर ये मंदसौर जिले में है, यहाँ आपको एक बांध देखने को मिलेगा जवाहरलाल बांध, है ना, जवाहरलाल बांध आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और भी एक महत्वपूर्ण बांध है जो आपको इसके अंतर्गत याद रखना है, चंबल घाटी में मंदसौर जिले में 1954 में स्थापित किया गया था आपको गांधी सागर बांध को, ये याद रखना है, ठीक है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में एक गांधी सागर, देखो ये है गांधी सागर बांध यहाँ चंबल नदी पर, इसको 1954 में स्थापित किया गया था, ये आपको याद रखना है। 1954 में चंबल घाटी, ठीक है, चंबल नदी में एक बांध बनाया गया था मंदसौर जिले में, जिसको बोलते हैं गांधी सागर बांध। फिर उसके बाद अगर नर्मदा नदी पर देखेंगे तो नर्मदा नदी पर भी बहुत सारे बांध हैं, जैसे कि जबलपुर जिले में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी आप देखेंगे, देखो नर्मदा नदी जबलपुर जिले से आप देखेंगे, जबलपुर अमरकंटक, जबलपुर जिले में भी बहुत सारे बांध बने हुए हैं, है ना। 1975 से 1985 के मध्य में जबलपुर जिले में भी एक बांध का निर्माण किया गया था, है ना। यहाँ पर बहुत सारी बावन घाटी परियोजना की शुरुआत की गई थी। बावन घाटी एक परियोजना है जिसकी शुरुआत कहाँ की गई थी? नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से जब ये निकलती है तो अमरकंटक अनूपपुर जिले से निकलती है और ये पूर्व की ओर जाती है और जाके जो है खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। और ये जो नर्मदा नदी है इस पर भी बहुत सारे बांध हैं, उन पर भी डिस्कशन करते हैं। फिर देखिए इसकी अगर हम बात करें, बालाघाट जिले में भी आप देखेंगे इसकी शुरुआत की गई थी। बांधव घाटी नदी पर एक बांध बनाया गया है जो कि बालाघाट जिले में आता है, ठीक है। 1975 में अगर आप देखेंगे प्रारंभ की गई थी इस योजना को, राजीव गांधी के नाम से इसको प्रारंभ किया गया था, ठीक है। माता टीला परियोजना ये बेतवा नदी पर चल रही है, एक परियोजना चल रही है माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर। बेतवा नदी यहाँ से निकलती है, उत्तर की ओर जाती है। बेतवा नदी यहाँ से निकलती है, बेतवा नदी उत्तर की ओर जाती है। तो बेतवा नदी पर भी एक माता टीला परियोजना चल रही है। नाम आपको याद रखना है, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। इसको जो है 1968 है ना, 1968 में जो है इसको स्थापित किया गया था, ये आपको याद रखना है। और अगर आप देखेंगे इसको दूसरे राजघाट के नाम से भी जाना जाता है, इसको राजघाट के नाम से, माता टीला परियोजना को राजघाट के नाम से भी जाना जाता है। और इसको जो है रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बेतवा नदी पर चल रही है माता टीला परियोजना। तो ये प्रमुख परियोजना है। जैसे कि एक परियोजना है आपकी जोबट घाट परियोजना। इस परियोजना की अगर हम प्रारंभ करें तो इसको हथनी नदी पर प्रारंभ किया गया, जोबट घाट परियोजना। ये जो जोबट घाट परियोजना है हथनी नदी पर इसको प्रारंभ किया गया। हथनी नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये आपकी अलीराजपुर जिले में आती है। कहाँ आती है? अलीराजपुर जिले में। अलीराजपुर जिला यहाँ पर आता है। यहाँ जोबट घाट परियोजना आपको देखने को मिलेगी। इसको शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो जोबट घाट परियोजना हथनी नदी पर है, अलीराजपुर जिले में है और इसको चंद्रशेखर आजाद के नाम से भी जाना जाता है। फिर आती है आपकी नर्मदा सागर या फिर पुनासा डैम। इसको क्या कहा जाता है? नर्मदा घाटी या नर्मदा नदी परियोजना या फिर पुनासा डैम,
यहाँ एक नर्मदा नदी पर परियोजना चल रही है जिसका नाम है पुनासा डैम। डैम बनाए जाते हैं बड़े बड़े और पानी को एकत्रित किया जाता है। ठीक है, तो नर्मदा सागर या फिर पुनासा डैम जो कि नर्मदा नदी पर बनाई गई है, 1984 में इसको स्थापित या फिर प्रारंभ किया गया था। इसको इंदिरा सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इसको इंदिरा सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है और इसको गांधी सागर, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, इसको गांधी सागर और इसको इंदिरा सागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो कि नर्मदा नदी पर चल रही है। फिर बात करते हैं हलाली परियोजना। हलाली परियोजना हलाली नदी पर चलाई जा रही है। हलाली परियोजना हलाली नदी पर चलाई जा रही है जो कि विदिशा जिले में आती है। कौन से जिले में आती है? विदिशा जिले में। तो विदिशा जिले के अंतर्गत आती है हलाली नदी और उस हलाली नदी पर एक परियोजना चल रही है जिसका नाम है हलाली परियोजना। यह आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आते हैं आपको 1973 में इसको स्थापित किया गया था। इस परियोजना को 1973 में स्थापित किया गया था, हलाली परियोजना को, जो कि हलाली नदी विदिशा जिले में स्थापित की गई है। फिर आती है सोनघाटी परियोजना। सोनघाटी परियोजना इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए। इस सोनघाटी परियोजना शहडोल जिले में चलाई जा रही है क्योंकि सोन नदी आप देखेंगे अनूपपुर से ही निकलती है। अनूपपुर में जो अमरकंटक है ना, अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी निकलती है और ये जो सोन नदी उत्तर की ओर जाती है ना, ये तो इटावा में जा, ये तो आपकी जो है गंगा नदी में जाके मिल जाती है। ये तो गंगा नदी में मिल जाती है लेकिन इस पर बहुत सारे बांध बनाए गए हैं। वो बांध जो है सोन परियोजना के तहत बनाए गए हैं। ये आपको याद रखना है। इसको अगर हम देखें तो बाण सागर परियोजना के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बाण सागर परियोजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। सोनघाटी परियोजना को किस नाम से जाना जाता है? बाण सागर परियोजना के नाम से जान। तो ये परियोजना याद रखना है आपको। जैसे कि मैंने आपको बताई चंबल घाटी परियोजना, ये चंबल घाटी परियोजना है, चंबल नदी पर चलाई जा रही है, मंदसौर पर चलाई जा रही है। नर्मदा घाटी परियोजना जिसमें मैंने आपको पुनासा डैम बताया। फिर अलीराजपुर में भी मैंने आपको जोहट घाट परियोजना बताई है। विदिशा बेतवा नदी पर है ना, जैसे कि माता टीला बेतवा नदी पर है, बेतवा नदी भी आपको याद रखना है। नर्मदा सागर ये भी याद रखना। तो इस तरीके से आपको ये परियोजना भी याद रखना है और वो परियोजना किस जिले में चलाई जा रही है वो भी याद रखना है। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।